everyone, I'm Justina Paris and I welcome you all to today's daily news analysis. आज है 26 November 2025 and we're going to be seeing important articles from the Hindu and the Indian Express. So let's begin. But before we go on to the important articles of the day, आज का जो दिन है 26 November, what is it celebrated as? Let's quickly see. So here we have the Constitution Day. इस दिन को मनाते हैं, that is 26 November. Now why do we celebrate Constitution Day on 26 November? It is because हमारा जो संविधान है ये अडॉप्ट हुआ था, यानी संविधान कंप्लीट हुआ था and we had adopted, but ये एनफोर्स इस दिन पे नहीं हुआ था, यानी इसका एनफोर्समेंट हम रिपब्लिक डे जो है 26 जनवरी के दिन मनाते हैं. So adoption happened on 26 November, but we decided to enforce it on 26 January. अभी ये 26 जनवरी को हमने क्यों एनफोर्स किया? What was the reason? That is because कुछ सालों पहले, लगभग हम देखते हैं 20 साल पहले, 1930 में क्या हुआ था जब ब्रिटिश यहाँ पे थे, कॉलोनियल राज चल रहा था. वी सॉ दैट जो कांग्रेस थी, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, दे डिसाइडेड टू फिक्स 26 जनवरी 1930 एज द गोल ऑफ पूर्ण स्वराज, यानी हमको चाहिए था कंप्लीट इंडिपेंडेंस ऑन 26 जनवरी. तो इंडिया ने रियलाइज किया था कि हमको इंडिपेंडेंस चाहिए था 26 जनवरी 1930 को, इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया कि संविधान का भी एनफोर्समेंट होना चाहिए इसी दिन पे, दैट इज 26 जनवरी, ताकि आगे की पीढ़ी को याद रहे कि ऐसा भी कुछ हुआ था, राइट. सो इट इज क्रिएटिंग अ डे ऑफ रिमेम्बरेंस एंड अवेयरनेस फॉर 26 जनवरी. नाउ वी सी कि कॉन्स्टिट्यूशन डे क्या है, क्या इवेंट्स होते हैं. ओके, वी विल सी अ लिटिल हिस्ट्री अबाउट इट. Okay, and so on. So here we see 26 January 1949 it was adopted, and the aim is to spread constitutional literacy, okay, especially students, public servants, इसीलिए हम ये मनाते हैं. So again, commitment to democracy, rule of law, justice, liberty, equality, fraternity, and so on, which are the ideals enshrined in the Constitution. Now, why is Constitution important? Constitution is that legal framework जो बताता है how a government works, right? So with regard to the principles, the statutes, the important information or framework जो administration है, or various key channels like key forms जैसे कि हम लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और अलग अलग बॉडीज का जो वर्किंग है ये कॉन्स्टिट्यूशन बताता है. सो किसी भी गवर्नमेंट के लिए उनका कॉन्स्टिट्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. ऑफ कोर्स देयर आर सम गवर्नमेंट्स दैट डोंट वर्क विद अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट, बट इंडिया हैज अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो अमेंड भी कर सकते हैं, इतना वो फ्लेक्सिबल है. ओके, ऑल्सो इट इज रिजिड. रिजिड कैसे? बिकॉज इसको चेंज करना हो, कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करना हो तो इतना भी आसान नहीं है. यहां पे आपको एक ग्रेटर मेजॉरिटी की आवश्यकता है फ्रॉम द पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, और ये लिखा गया है 368 के आर्टिकल में. Now here let us see a little history कैसे कॉन्स्टिट्यूशन बना. कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने के लिए कितना समय लगा? It took about 2 years, 11 months and 18 days. Okay, पहली बार हम देखते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मीट हुआ था 9th December 1946 जब कैबिनेट मिशन प्लान आया था. ओके, कैबिनेट मिशन प्लान आया था जहां पे उन्होंने फाइनली अग्री किया था कि ओके हम छोड़ के जाएंगे, ब्रिटिश छोड़ के जाएगा. कैबिनेट मिशन प्लान 3 मेंबर बॉडी थी है, और इन्होंने बताया था. उसके बाद दे डिसाइडेड टू हैव अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली व्हिच कंसिस्टेड ऑफ द इलेक्टेड एंड सर्टेन नॉमिनेटेड मेंबर्स फ्रॉम वेरियस प्रिंसली स्टेट्स. हम देखते हैं दे अडॉप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन 1949, लेकिन फोर्स में आया था 26 जनवरी 1950, और इसको हम पहले लॉ डे भी मनाते थे. Okay, it was also considered as law day as well. Now let's also see some other key timelines. As I said, the first time the Constituent Assembly meets on 9th December. फिर who was the president of the assembly? It was Dr. Rajendra Prasad. Another fact. फिर एक drafting committee बनाई थी जो constitution को draft करेगी. And who is the chairman? The chairman was none other than B.R. Ambedkar. Okay, he was the
चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फिर हम देखते हैं ड्राफ्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन प्रेजेंट किया गया था एंड ये कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया था ऑन 26 नवंबर 1949 एंड एनफोर्स किया था 26 जनवरी जो अभी रिपब्लिक डे है। नाउ let us also understand कि 26th November को okay what are the important events that we celebrate to commemorate this day। तो हम देखते हैं एक फंक्शन होता है संविधान सदन में। संविधान इज कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज प्रिसाइडिंग, बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शनरीज होते हैं लाइक पीएम, वाइस प्रेसिडेंट, स्पीकर एंड सो ऑन। एंड दिस टाइम इट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन के 9 लैंग्वेजेस में आए हैं। कौन से 9 लैंग्वेजेस में रिलीज किया है इन द डिजिटल मोड? वी हैव मलयालम, मराठी, नेपाली एज वेल, पंजाबी, बोडो, कश्मीरी, तेलुगु, ओडिया एंड आसामीज। ओके, और एक बुकलेट भी रिलीज किया है जिसका नाम है भारत की संविधान से कला और कैलीग्राफी। ओके, सो दैट इज द बुकलेट दैट इज गिवन। देन प्रियम्बल का रीडिंग भी होता है, दैट वाज लेड बाय द प्रेसिडेंट एंड नंबर ऑफ एक्टिविटीज, क्विज, ओके, अलग अलग गवर्नमेंट की वेबसाइट्स लाइक माई गोव, प्रियम्बल यहाँ पे होती हैं। सो देयर इज अ वेरी बिग सेलिब्रेशन फॉर आवर कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान डे। नाउ लेट्स सी the difference between a Constitution Day and Republic Day. Okay, Republic Day be soon it's going to be there. So let's see a quick division. First we see when is Republic Day and when is Constitution Day. तो ये easy है, 26 November and 26 January respectively. Then we have Constitution के day के दिन adoption of Constitution and Republic Day के दिन enforcement of Constitution यानी it came into force. Constitution Day is not a public holiday. यहाँ पे it is mainly to create awareness, education of the Constitution and its ideals among the people. Whereas Republic Day is a grand celebration, parade होता है. We also see it's a national public holiday because it commemorates the day that we first decided to go for Purna Swaraj, complete independence. Then यहाँ पे events होते हैं जैसे कि preamble reading, quizzes, debates और सब होते हैं. And Republic Day of course is on a greater note with regard to awards दिया जाता है, cultural event होता है और परेड्स भी होती हैं. सो दिस इज अ क्विक डिविजन. नाउ लेट्स आल्सो सी अभी जो रिपब्लिक डे आ रहा है, हु इज द डिग्निटरी हु इज गोइंग टू बी द चीफ गेस्ट ऑफ दिस इवेंट. तो ये भी आज की न्यूज में है एंड ये कंफर्म हो चुका है कि इस बार जो रिपब्लिक डे में वी विल फाइंड द यूरोपियन यूनियन EU के प्रेसिडेंट. ओके, उनके प्रेसिडेंट, उनके जो टॉप लीडर्स हैं ये चीफ गेस्ट बन के आएंगे इन रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन ऑफ 2026. सो हम देख रहे हैं कि हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ द यूरोपियन कमीशन. द आंसर इज अर्सुला वॉन डे लेयन. एंड हम देखते हैं इनके प्रेसिडेंट ऑफ द यूरोपियन काउंसिल इज एंटोनियो कोस्टा. अ लिटिल अबाउट EU के कितने मेंबर्स हैं जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ. EU के कितने मेंबर्स हैं जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ. यहाँ पे हम देखते हैं EU जो है इसका हेडक्वार्टर्स है ब्रसेल्स बेल्जियम में. ओके, हेडक्वार्टर्स इन बेल्जियम. एंड हम देखते हैं ये एक ट्रीटी से बना था, ट्रीटी ऑफ मैस्ट्रिच. Okay, Treaty of Maastricht. So the significance of this particular event is यहाँ पे first time EU leadership आएंगे as a collective institution and we will see कि ये ties बढ़ाएगा, it will strengthen the ties between EU and India. Alright, apart from that हम देखते हैं कि इंडिया EU के लीडर समिट भी होने वाला है January 25, 27. The dates are not yet confirmed, but this will also have some discussion on the free trade agreement. Free trade agreement क्या होता है? जहाँ पे हमारे goods को taxes नहीं लगाते, duties नहीं लगाते उधर की गवर्नमेंट, और उधर के goods जो इंडिया आते हैं यहाँ पे भी हम यहाँ पे ड्यूटीज नहीं लगाते, टैरिफ्स नहीं लगाते हैं. सो दोनों साइड्स में देयर विल बी इंक्रीज एक्सचेंज ऑफ गुड्स, इंक्रीज रिलेशंस ऑफ इकोनॉमिक रिलेशंस अगर हम बात करें. सो दैट इज हाउ बोथ द कंट्रीज विल benefit. Let's now proceed to the next article and this is with regard to the draft
सीड बिल। तो ड्राफ्ट सीड बिल नवंबर 12 को हमारी एग्रीकल्चर मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान ने प्रेजेंट किया था। अभी ये पब्लिक कमेंट्स के लिए रखा है अप अंटिल दिसंबर 12 तक ये पब्लिक कमेंट्स के लिए दे हैव केप्ट इट। सो लेट अस सी अबाउट दिस ड्राफ्ट सीड बिल। क्या है ये? So draft seed bill wants to ensure कि हम quality seeds ensure करें, ease of doing business को promote करें, as well as जो compliance burden है इसको reduce करें, और जो भी यहाँ पे कोई violation करता है उनको कड़ी सजा दे। सो स्ट्रिक्ट पेनाल्टीज जो वायलेट भी करते हैं। सो ये अमेंड करेगा पुराने लॉज को जो है सीड एक्ट 1966 और सीड कंट्रोल ऑर्डर 1983। तो ये दो लॉज को अमेंड करके वी आर हैविंग अ न्यू सीड बिल। ओके, लेट अस नाउ सी सम इंपॉर्टेंट प्रोविजंस ऑफ द बिल। तो ये बिल क्या करना चाहता है? एज वी सेड, इट वांट्स टू इंश्योर कि सीड्स जो है ये बेस्ट वैरायटी के होने। ओके, नाउ हियर इसके लिए क्या करेंगे? एक फ्रेमवर्क बनाया जा रहा है फॉर व्हाट? फॉर इंपोर्ट, प्रोडक्शन, जो सप्लाई है क्वालिटी सीड्स की उसके लिए सब कुछ एक प्रॉपर फ्रेमवर्क होगा, रूल्स एंड रेगुलेशंस होगी। यहाँ पे फार्मर के राइट्स को अफेक्ट नहीं करेगा। सो रिमेंबर, फार्मर्स ग्रो कर सकते हैं, सेव, रीसो, एक्सचेंज, ओके, बट एक्सेप्ट अगर वो एक ब्रांड नेम के अंदर है तो वो नहीं कर सकते ऑफ कोर्स, बट अदरवाइज उनके राइट्स जो भी अगर उनको वही सीड्स को अपनाना है, कौन से सीड्स हैं, उनके राइट्स को कुछ भी नहीं होगा। फर्दर यहाँ पे डिफाइन करता है अलग अलग स्टेक होल्डर्स कौन है? जो इंपॉर्टेंट पर्संस आर अफेक्टेड, लाइक फॉर एग्जांपल फार्मर्स, डीलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, इनको यहाँ पे डिफाइन करता है ये ड्राफ्ट सीड बिल। ये ड्राफ्ट सीड बिल ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूट्स अ कमिटी। इस कमिटी का नाम है सेंट्रल सीड कमिटी, जो एक 27 मेंबर बॉडी होगी, और स्टेट लेवल पे वी विल हैव अ स्टेट सीड कमिटी जो 15 मेंबर की बॉडी होगी। ओके, नाउ यहाँ पे सेंट्रल सीड कमिटी का फंक्शन क्या है? ये सेट करेगा मिनिमम स्टैंडर्ड्स विद रिगार्ड टू द ट्रेट्स ऑफ द सीड्स, विद रिगार्ड टू द फिजिकल प्योरिटी, जर्मिनेशन, ये कुछ स्टैंडर्ड्स यहाँ पे मेंशन करेगा जो यहाँ पे डीलर्स को फॉलो करना होगा, डिस्ट्रीब्यूटर्स को फॉलो करना होगा। फर्दर उनको रजिस्टर, ये जो सीड कंपनीज हैं उनको रजिस्टर भी करना होगा, मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन है फॉर ऑल द सीड प्रोसेसिंग यूनिट्स, जो भी स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ उनको रजिस्टर करना पड़ेगा। Along with that, there will also be accreditation system, यानी कि कौन से सीड्स किस वैरायटी के लिए हैं। So they have A, B, C, like these kind of, जैसे हम स्कूल्स या कॉलेजेस को भी रैंक करते हैं, राइट? सो वैसे ही सीड्स को भी ऐसा ही एक accreditation दिया जाएगा। So that's called as central accreditation system. Further, ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार ये मेंटेन करेगी पूरे सीड वैरायटीज, जो नेशनल रजिस्टर फॉर सीड वैरायटीज, all the seeds will be registered by the office of registrar. यहाँ पे हम देखते हैं there also is a field trials करेंगे and उनको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा which is called as value for cultivation and use, VCU। तो ये भी प्रोसीजर इस पर्टिकुलर ड्राफ्ट बिल में बताया है ताकि ट्रायल्स भी हो, ऐसे ही सीड्स को यहाँ पे अलाउ नहीं करने देंगे because this can also affect the environment. Further, establishment of a central state testing laboratory, so seeds will be well tested, inspections होंगे, seed inspectors होंगे, and हम देखते हैं अगर illegal violations और सब होते हैं then penalties भी होंगी, जैसे कि हम देखते हैं 50,000 to 30 लाख तक जा सकता है या even 3-year jail. So these are just draft bills, अभी तक ये लॉ नहीं आया है, ये कभी तक एक्ट नहीं बना है। So अब के लिए बस जान लो कि what exactly are the provisions, what is the seed bill trying to do? Okay, it is mainly trying to have the best variety of seeds in the market, and of course not affecting the farmers, and mainly registering, giving testings as well as seed inspection, ये सब इस बिल में कहा गया है। Now let's proceed to the next article. अगला आर्टिकल है ऑपरेशन पवन के बारे में। सो ऑपरेशन पवन एक पुराना ऑपरेशन है जो हमने कंडक्ट किया था इन द ईयर 1987।
ठीक है, और ये लास्ट हुआ 3 साल के लिए, दैट इज अप टिल 1990। तो हम देखते हैं हमारे आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी यहाँ पे एक सॉर्ट ऑफ होमेज या ऑनर कर रहे हैं जो जो सोल्जर्स ने अपना लाइफ गवा दिया था इस ऑपरेशन में। तो ये ऑपरेशन किस कंट्री के लिए हुआ था? ये हुआ था श्रीलंका के लिए। ओके, सो हम देखते हैं एक इंडो श्रीलंका अकॉर्ड साइन हुआ था, जहां पे वी सॉ दैट वी हैड गिवन सम पीस कीपिंग फोर्सेस इन श्रीलंका, जिसको कहते हैं इंडियन पीस कीपिंग फोर्सेस। एंड ये हमने क्यों किया था? बिकॉज उस टाइम पे जो LTTE है, ओके, इन्होंने हथियार लिए थे। These were the militants, okay, that were wanting to have a separate territory and they were trying to, वो कब्जा ले रही थी with regard to श्रीलंका। So इनको डिसआर्म करने के लिए और पीस को प्रमोट करने के लिए we saw that ISKP ने मदद की, जहां पे हमारे सोल्जर्स की जान हमने गवा दी। So most of them died in this, so but it was a successful operation। तो यहाँ पे मेनली कौन से रीजन पे ये ऑपरेशन चला? This was not on the whole of Sri Lanka, only those parts जहां पे LTTE थे, which is in the northern and eastern Sri Lanka, यानी जाफना रीजन। ओके, तो यहाँ पे जो उन्होंने वॉरफेयर अपनाए थे विद रिगार्ड टू द इंटेंस गरिल्ला वॉरफेयर, जंगल कॉम्बैट, बिकॉज वो एरिया ही ऐसा है। सो हियर वी सी हंड्रेड्स ऑफ इंडियन सोल्जर्स मार्टर्ड, थाउजेंड्स ऑफ देम वर इंजर्ड, ओके, एंड बहुत सारे यहाँ पे लीडर सोल्जर्स को भी अवार्ड्स भी मिले थे, लाइक मेजर आर परमेश्वरन एंड वाज अवॉर्डेड द परमवीर चक्र। तो ये हमने देखा ऑपरेशन पवन which was with regard to Sri Lanka for disarmament of the LTTE in the Jaffna region. Now we will see अलग-अलग दूसरे operations that are also with regard to other countries. Sometimes we also get some questions like these, right? कि दूसरे countries में कौन से operations है। तो मैंने आपके लिए यहाँ पे compile किया है अलग operations, जल्दी से देखते हैं। So we have Operation Vijay, which is the Kargil conflict to push over Pakistani intruders, and we also see जो Kargil Vijay Divas, right? That is the same thing, Operation Vijay. Operation Vijay was also for the liberation of Goa, that's from the Portuguese, तो वो भी ऑपरेशन विजय है, so don't get confused. Then we have ऑपरेशन पराक्रम, ये जो पार्लियामेंट अटैक हुआ था 2001 में, तो उसके खिलाफ हम देखते हैं उसके अपोजिंग में ऑपरेशन पराक्रम इंडिया ने चलाया। Then we have जब पाकिस्तान ने सियाचिन ग्लेशियर को कब्जा किया, कैप्चर किया, तो हमने उनको जवाब देने के लिए ऑपरेशन मेघदूत चलाया। Then we have ऑपरेशन ट्राइडेंट एंड पाइथन, this is with regard to the Bangladesh liberation war. We supported Bangladesh for the freedom, for the independence of this region from the Pakistan. So ये है ऑपरेशन ट्राइडेंट एंड ऑपरेशन पाइथन। फिर चाइना के खिलाफ हम देखते हैं ऑपरेशन फैल्कन एंड स्नो लेपर्ड। ओके, स्नो लेपर्ड इज द मोस्ट रिसेंट वन विद रिगार्ड टू जो लद्दाख में क्लैश हुए थे, उसके लिए हम देखते हैं डिप्लॉयमेंट्स जो हुए थे, दैट वाज अंडर ऑपरेशन स्नो लेपर्ड। इसके अलावा वी हैव श्रीलंका, आज हमने देखा है ऑपरेशन पवन। उसके अलावा वी हैव ऑपरेशन चेकमेट एंड ऑपरेशन विराट एंड त्रिशूल। ओके, तो ये सभी LTTE के खिलाफ है, जो मिलिटेंट ग्रुप है, दैट वाज इन श्रीलंका। सो इट्स पवन, चेकमेट एंड विराट एंड त्रिशूल। देन देयर आर सम अदर ऑपरेशंस जहां पे हम हेल्प कर रहे हैं। ओके, नाउ दीज आर हेल्पिंग ऑपरेशंस। सो वी हैव कैक्टस ऑपरेशन, जो मॉलडीव्स को हेल्प किया था फ्रॉम अ कू। ओके, सो दैट वाज स्टार्टेड देयर, दैट वाज ऑपरेशन कैक्टस 1988 में। देन ऑपरेशन सुकून इज लेबनान में हमारे जो इंडियन स्ट्रैंडेड हुए थे उनको निकालने के लिए। ऑपरेशन राहत इज फॉर इवैक्यूएशन ऑफ इंडियंस फ्रॉम येमेन। ओके, सो ये कैक्टस, सुकून एंड राहत। उसके अलावा वी हैव ऑपरेशन गंगा, ये यूक्रेन में हमारे जो इंडियंस है उनको लेने के लिए। वी हैव देवी शक्ति फॉर अफगानिस्तान, जब तालिबान रूल आई थी, हमारे इंडियंस जो वहां पे थे उनको इवैक्यूएट करने के लिए देवी शक्ति। फिर वी हैव ऑपरेशन दोस्त, जो रिलीफ पहुंचाने के लिए आफ्टर द अर्थक्वेक दैट हैपेंड इन टर्की एंड सीरिया, सो दैट वाज ऑपरेशन दोस्त। ओके, वी आल्सो हैव ऑपरेशन सिंधु फॉर इवैक्यूएशन फ्रॉम ईरान।
जब ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट हुआ था तो हमारे जो लोग थे ईरान में उनको निकालने के लिए वी हैड ऑपरेशन सिंधु. सो दीज आर इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस एंड वी आल्सो हैव ऑपरेशन सिंदूर, महादेव. ऑफ कोर्स वी आर वेल अवेयर ऑफ दिस वाज आफ्टर द पहलगाम टेरर अटैक. तो ये हम देखते हैं with regard to different operations. Let's proceed to the next article. अगला article है a state level news, but this is an important news because Assam is the state that has now decided to penalize polygamy. Polygamy क्या होती है? Polygamy, let's break the word. Poly means many, gamy, okay? When you say monogamy, it's a single partner, okay? So यहाँ पे polygamy is when you have multiple spouses, multiple partners. तो ये multiple marriages को penalize करने के लिए आसाम ने law बनाया है called as the Assam Prohibition of Polygamy Bill 2025. This makes polygamy a criminal offense, okay? And यहाँ पे हम देखते हैं कि कितना punishment होगा. It is 7-year punishment and fine if they enter into a second marriage. जब उनका first marriage अभी भी valid है, okay? If they have divorced and gone to the second marriage, that is completely fine. But जब एक existing marriage है and you are having another relation, that is wrong, okay? So that is this and 10 years अगर if the person conceals an existing marriage before entering, अगर उन्होंने इंफॉर्मेशन नहीं दिया कि उनकी पहली शादी हो गई है तो द सजा इज मोर 10 years एंड डबल पनिशमेंट होगा अगर आप बार बार ये करते हो. सो दैट इज द आसाम प्रोहिबिशन ऑफ पॉलीगैमी बिल. यहाँ पे ये एप्लीकेबल किस रीजन्स में होगा? याद रखना जो 6 शेड्यूल रीजन्स है, 6 शेड्यूल आर दोज रीजन्स जहाँ पे ट्राइबल्स या शेड्यूल ट्राइब्स रहते हैं, राइट? तो यहाँ पे ये लागू नहीं होगा बिकॉज उनके कल्चर कुछ अलग होंगे, राइट? So 6 शेड्यूल एरियाज. कौन से स्टेट्स आते हैं 6 शेड्यूल में? जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो. What are the states that come under 6 schedule? Do write that in the comment section. Now let's also understand ये शेड्यूल ट्राइब्स जो है, ओके, इनके लिए भी ये एप्लीकेबल नहीं होगा बिकॉज उनके कुछ कस्टमरी लॉज में अप्लाई करता होगा एंड दैट इज व्हाई दे आर आउट ऑफ दिस, ओके, दे आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस बिल. फर्दर कोई रेजिडेंट्स हैं आसाम के, ओके, कवर्स द रेजिडेंट्स ऑफ आसाम हु एंटर इनटू पॉलीगैमस मैरिज आउटसाइड द स्टेट. तो कुछ आसाम के रेजिडेंट्स हैं जो बाहर रहते हैं, उनके लिए भी अप्लाई करेगा, ओके. और अगर मान लो आप आसाम के बाहर रहते हो बट लेकिन आपका कोई प्रॉपर्टी है आसाम में या आप गवर्नमेंट में कुछ आपको बेनिफिशियरी है, आपको कुछ बेनिफिट मिल रहा है, सब्सिडी मिल रहा है, तो आपके लिए भी ये वैलिड है. सो दीज आर मेनली द एप्लीकेबिलिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर बिल. और मान लो कि अगर आप कन्विक्ट हो गए हो देन आपको जॉब्स नहीं मिलेगी फ्रॉम द आसाम गवर्नमेंट. यू कैन नॉट गेट एनी फर्दर सब्सिडीज, स्कीम्स, बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे और आप इलेक्शंस कंटेस्ट नहीं कर पाओगे आसाम में. सो दीज आर सम ऑफ द प्रोविजंस दैट आर गिवन अंडर द आसाम प्रोहिबिशन ऑफ पॉलीगैमी बिल. Okay, let's now proceed to the next article. अगला आर्टिकल है IIT खड़गपुर से. हम देखते हैं कि they have completed 75 years platinum jubilee. तो इस साल हम देखते हैं कि उन्होंने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है called as Impact Rise. Impact Rise क्या है? It is standing for RISE stands for Research, Innovation, Skilling and Entrepreneurship. Okay, so this is mainly एडवांसमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी एज वेल एज ये प्रमोट करना चाहिए डेवलपमेंट सॉल्यूशंस को, लार्ज स्केल डेवलपमेंट. सो हाउ इज इट इंटीग्रेटिंग टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट? लेट्स अंडरस्टैंड. तो फर्स्टली क्लाइमेट रेजिलियंस. यहाँ पे सुंदरबंस में वो AI मैपिंग कर रहे हैं, ओके. द लार्जेस्ट मैंग्रोव्स दैट वी फाइंड ये सुंदरबंस में है, वेस्ट बंगाल में है. तो वहां पे मैपिंग करेंगे AI की मदद से. फिर AI की मदद से यहाँ पे टीचर एजुकेशन और आशा और आंगनवाड़ी वर्कर्स को भी हेल्प करेंगे. सो दैट्स द सेकंड वन. तीसरा विमेन के हेल्थ को यहाँ पे उन्होंने बढ़ावा दिया है बाय स्क्रीनिंग. जैसे अनीमिया की स्क्रीनिंग होती है, ओरल कैंसर्स की स्क्रीनिंग होगी. तो यहाँ पे बोला है कि 50 मिलियन स्क्रीनिंग होगी बाय 2030, ये इनका टारगेट है. उसके अलावा वाटर एंड सॉइल सिक्योरिटी. यहाँ पे जो लैटराइट बेस्ड आर्सेनिक फिल्टर्स हैं ये बनाएंगे. स्मार्ट सॉइल स्कैनर्स हैं, सो टू चेक द हेल्थ ऑफ द वाटर एंड द सॉइल एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर इंश्योर करेगा टू 10 मिलियन पीपल.
उसके अलावा एग्रीकल्चर से भी उन्होंने यहाँ पे दिया है, जैसे कि कमर्शलाइज करेंगे ये एल्यूमिनियम आयन बैटरीज, वेरी इंपॉर्टेंट, कमर्शलाइजिंग एल्यूमिनियम आयन बैटरीज, और एग्री रोबोट्स जो फार्मर लॉसेस एंड सपोर्ट करेंगी माइक्रोग्रिड्स को। सो एग्रीकल्चर, सो अलग अलग सेक्टर्स के लिए इम्पैक्ट राइज होगा, क्लाइमेट रेजिलियंस के लिए, कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए, वुमेन हेल्थ के लिए, सॉइल सिक्योरिटी सेफ्टी एज वेल एज एग्रीकल्चर। लेट्स नाउ प्रोसीड टू द नेक्स्ट आर्टिकल। अगला आर्टिकल हम देखते हैं कि एक वोल्केनो हुआ था, दैट इज हाईली गुब्बी, ओके, और ये अर्थक्वेक कहाँ पे ये हुआ था? इथियोपिया में, ठीक है। तो इसके जो भी वोल्केनो में जो पार्टिकल्स हम देखते हैं ये इंडिया तक पहुंचे हैं। Okay, so let's see about this particular, so that's how it is affecting us, that's why we are going to see about this, one liners में ज्यादा ही पूछा जाएगा। Let's see, तो एक शील्ड वोल्केनो है जो इथियोपिया में, इथियोपिया के अफार रीजन। अभी ये अफार रीजन क्या है? अफार रीजन 3 रीजन को यहाँ पे मिलता है, रेड सी, गल्फ ऑफ एडन और ईस्ट अफ्रीका, ओके। एंड ये जो रीजन है, बिकॉज ये 3 यहाँ पे रीजन्स मिलते हैं, इट इज टेक्टोनिकली वेरी एक्टिव। टेक्टोनिकली एक्टिव मतलब यहाँ पे अर्थक्वेक्स होना, वोल्केनोज होना बहुत ही कॉमन है। सो इट्स वेरी टेक्टोनिकली एक्टिव रीजन, बिकॉज 3 यहाँ पे प्लेट्स मिलते हैं जिसके कारण मूवमेंट और सब बहुत ज्यादा होता है। सो दिस इज अ पार्ट ऑफ द अर्टा एल वोल्केनिक रेंज, जहाँ पे बहुत ज्यादा वोल्केनिक एक्टिविटी दिखती है। ओके, सो यहाँ पे वी सॉ हाईली फ्लूइड बसोल्टिक लावा रिलीज हुआ था। ओके, यहाँ पे बाउंड्रीज जहाँ पे अफ्रीकन प्लेट स्प्लिट हुआ था। ओके, दिस इज विद रिगार्ड टू द रीजन, इट्स कॉल्ड एज डाइवर्जेंट, बिकॉज ये डाइवर्ज होने के कारण जो लावा है धरती के अंदर ही ऊपर आई। ओके, जो मैग्मा है, जब मैग्मा ऊपर आता है उसको हम लावा बोलते हैं। सो यहाँ पे वी सी दैट इथियोपिया के नेबरिंग कंट्रीज कौन से हैं? एरिट्रिया, जिबूती, सोमालिया, केन्या, साउथ सुडान एंड सुडान, ठीक है, these are the neighboring countries. Now let's see about the particular eruptions that happened. So we see the latest eruption that happened was on 23rd November 2025 and previous eruption बहुत साल पहले हुआ था, about 12,000 years ago or 10,000 years ago. So ये जो plume, okay, that has been released from the volcano, इनका हाइट 45,000 फीट तक चला गया। ओके, और ये जो हाइट है जहाँ पे हमारे कमर्शियल फ्लाइट्स फ्लाई करते हैं वहां तक चला गया। सो यू कैन सी दैट इंटेंसिटी। एंड ये जो वोल्केनिक मैटर रिलीज होता है, ये क्या क्या होता है उसमें? उसमें होता है सल्फर डाइऑक्साइड गैस, वोल्केनिक ऐश, ग्लास के शार्ड्स भी होते हैं, फ्रैगमेंट्स होते हैं। सो ऑल ऑफ दीज दैट आर प्रेजेंट एंड दिस इज व्हाट अगर अफेक्ट करता है, यू नो, दीज एयरक्राफ्ट्स और सब अगर वो अटक जाएंगे, इट इज अ वेरी रिस्की बिजनेस। यहाँ पे हम देखते हैं ये जो ऐश था, जो वोल्केनिक ऐश था, ये ट्रांसफर, ये शिफ्ट हो गया इथियोपिया, येमेन, ओमान, अरेबियन सी एंड फाइनली इंडिया में भी हम देखते हैं इसको। सो दैट इज व्हाई दिस हैज बीन डिस्कस्ड। ना बहुत सारे वोल्केनोज होते हैं ईस्ट अफ्रीका में। एक बार एक लिस्ट देखते हैं कौन से वोल्केनोज हैं, जैसे कि माउंट निग्रोगोंगो, द बाहू, माउंट अलाइता, Ardokoba, Malahe, Asavo and Mount Silali. These are the various volcanoes that we see that have been there in Africa. Let's now proceed to the next article. ये हमारा लास्ट आर्टिकल है विद रिगार्ड टू इंडिया यूके रिलेशंस। तो इंडिया यूके एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हुआ है एंड द नेम ऑफ द एक्सरसाइज इज अजेया वॉरियर। Okay, and where did this exercise happen? ये exercise हुआ राजस्थान में। Okay, now why is this important is we see यहाँ पे जो regiment है ये इंडियन आर्मी की सिख रेजिमेंट पार्टिसिपेट की। ओके, सो यू कैन सी इन द पिक्चर एज वेल द सिख रेजिमेंट पार्टिसिपेट्स एंड विद दिस हम देखते हैं बहुत सारा कैपेसिटी बिल्डिंग होता है। दे शेयर द बेस्ट प्रैक्टिसेस द आर्मी। ओके, ये बिटवीन द आर्मी, राइट? So it shares the best practices with each country and of course further improving the relations between the two countries. Okay, so ये एक biennial exercise है, that is 2 साल में एक बार ये होती है। So that is all with regard to our today's daily news analysis. बहुत सारे interesting news articles देखे थे। Don't forget to watch the next video जहाँ पे हम 20 questions discuss करेंगे आज ही के current affairs से। Thank you so much for watching.